बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे चैप्टर नंबर 6 का, और इसमें हमने पढ़ना है डेंसिटी और प्रेशर। दोनों कंसेप्ट इजी हैं, कोई इतने खास मुश्किल नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर डेफिनेशनें बहुत अहम हैं, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इनको समझना ज़रूरी है। एमसीक्यूज़ भी इसमें से आते हैं। सो डेंसिटी जो है ये क्या होती है? बुनियादी चीज़ आप ये समझिए कि इसमें क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है, और जितनी उसने जगह घेरी हुई है उसमें उस चीज़ के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्या तादाद है उनकी, कम है, ज़्यादा है, एंड सो ऑन, उस लिहाज से होती है। अब ज़रा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, सो इसको पढ़ते हैं। इफ़ यू टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अब कहते हैं आप मुख्तलिफ चीज़ों का वॉल्यूम एक जैसा लें। अब मिसाल के तौर पे आपके पास दो 1-1 लीटर की बोतलें। अब 1 लीटर वाली बोतल में आप उसमें पानी भर लें, और दूसरी 1 लीटर बोतल में पेट्रोल भर लें, ठीक है, एक में मिट्टी का तेल भर लें, ठीक है। इस तरह की वो बात कर रहा है। इफ़ यू टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड वे देम, और उसका कहते हैं आप वजन करके देखें बाय अ बैलेंस किसी भी चीज़ से, यू विल फाइंड दैट, आप देखेंगे ईच ऑफ देम हैव अ डिफरेंट मास, तो आपको उनका मास जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा। यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि एक जैसा वॉल्यूम है, एक जैसी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनके डिफरेंट हो जाएंगे, उनका मास डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि चीज़ डिफरेंट है। जैसे एक तरफ लोहा हो और एक तरफ रुई हो, ठीक है ना, तो उनका एक जितना, मतलब एक वो क्या कहते हैं, हाथ के अंदर अगर आ रहा है तो हाथ के अंदर जितना लोहा आ रहा है वो उठा लें, और एक उतने हाथ के अंदर ही जितनी रुई आ रही है वो उठा लें, तो ज़ाहिर है लोहे ने हैवी होना है, लेकिन रुई जो है वो बहुत हल्की फुल्की होगी, वो आपको फील भी नहीं होनी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि रुई के जो मॉलिक्यूल्स हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, लेकिन जो लोहा है उसके मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के पास पास अटैच होते हैं, तो उतनी ही जगह के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये बात वो फ़र्क डाल देगी, उसका मास ज़्यादा हो जाएगा। दैट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड मे वे ओनली 0.7 ग्राम। कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब होता है ना कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर हो, जैसे आम क्यूब होता है, कभी आपने देखा हो, तो उस कहता है उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, तो कहता है उतना अगर वो लकड़ी का एक टुकड़ा हो सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है, वो क्यूबिक सेंटीमीटर एक लकड़ी का टुकड़ा हो, तो उसका वजन कहता है बनता है 0.7 ग्राम। बट मेड ऑफ आयरन, लेकिन उतनी ही चीज़ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आयरन हो, लोहा हो, वही लोहे वाली एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ आपको, उसका वजन जो है कहता है 8 ग्राम बनेगा। अब लकड़ी जो है 0.7 ग्राम है, और ये जो आयरन है, लोहा है, वो 8 ग्राम्स बन रही है। तो देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है, तकरीबन ये 10 गुना का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो आयरन जो है 10 गुना हैवी है उससे। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है? यू नो दैट, आप जानते हैं, ऑल सब्सटेंसेज आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये वही एक्सप्लेनेशन की तरफ आने लगा है जो मैंने आपको बताया कि उतनी जगह के अंदर मॉलिक्यूल्स कम ज़्यादा होते हैं, और उसी की वजह से फिर उनका वजन जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो ऑल सब्सटेंसेज आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, तमाम चीज़ें मॉलिक्यूलों से बनी हुई है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज, मुख्तलिफ चीज़ों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आर डिफरेंट इन साइज एंड मास, कि उनका साइज भी मॉलिक्यूल का डिफरेंट होता है और उनका मास भी डिफरेंट होता है। द इंटरमोलेकुलर स्पेसिंग, यानी कहता है मॉलिक्यूल्स की आपस में जो स्पेस है, जैसे कोई नज़दीक है कोई दूर है, इज आल्सो डिफरेंट, तो वो भी डिफरेंट होती है। द मैस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ चीज़ों का एक जैसे वॉल्यूम का जो मास है, एक्चुअली इज द मास ऑफ, अब वो डेफिनेशन एक किस्म की वो देने लगा है, इज द मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये असल बात याद रखनी है कि वो जो मास किसी चीज़ का हम कैलकुलेट करते हैं, वज़न कैलकुलेट करते हैं, वज़न मास एक ही समझ ले फिलहाल, ठीक है। तो जब आप वज़न या मास किसी चीज़ का कैलकुलेट करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वज़न होता है, ये वो बात कर रहा है। मास ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम, कि उतने वॉल्यूम में उसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उनका मैस होता है। नेचुरली, कहता है कुदरती तौर पे, द सब्सटेंसेस हुज मॉलिक्यूल्स आर डेंसली पैक्ड, यानी कहते हैं कुदरती तौर पे ही होता है कि जिन चीज़ों के मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज अटैच हैं, जैसे आयरन के हैं, तो बिल्कुल पास पास जिनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एंड आल्सो विच आर हैवी, और वो ज़ाहिर वजनी भी मॉलिक्यूल होते हैं, विल वे मोर, तो उनका वजन फिर ज़्यादा होगा, उनका मास ज़्यादा होगा देन द अदर, दूसरों से। अब यहाँ पे देखें डेंसिटी की डेफिनेशन आएगी, क्योंकि डेंसिटी वाली बातें उसने पहले अब आपको समझा दी हैं।
तो कहता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, अब असल डेफिनेशन ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4-5 अल्फाज में, लेकिन ज़ाहिर हमें पूरा लिखना है। तो वो क्या कहता है, ये क्या है डेंसिटी, इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास ऊपर है और वॉल्यूम नीचे है। यानी डेंसिटी जब कैलकुलेट करनी है तो उसमें मास भी इंपॉर्टेंट है और वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है। अब देखें ये फार्मूला देखें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, पहले तो फार्मूला याद कर लेना है। अब मास देखें ऊपर है, इसका मतलब ये होता है कि डेंसिटी और मास का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना मास ज़्यादा होगा किसी चीज़ का उतनी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन वॉल्यूम नीचे है, डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि वॉल्यूम जितना बढ़ता जाएगा उतनी डेंसिटी कम होती चली जाती है। और ये एग्जैक्ट ये काम होता है बर्फ़ में। पानी जो है ना, पानी की डेंसिटी जो है ये ज़्यादा होती है और जो बर्फ़ है उसकी डेंसिटी कम होती है, हालांकि बर्फ़ भी पानी से बन रही है। और उसमें क्या होता है कि पानी को जब हम जमाते हैं ना तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं और दूर दूर होके जो है वो सॉलिड की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो उतने ही एरिया में जितना पानी हो सकता है वो पानी वजनी होता है, लेकिन उतने ही एरिया की जो बर्फ़ है वो हल्की होनी है। और वो जो बर्फ़ हल्की है तो फिर वो क्या करती है, बर्फ़ जो है ऊपर फ्लोट कर देती है। तो यही वो बात है कि वो वॉल्यूम ज़्यादा है, ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर कम मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है, ये आपने याद रखना है। तो इसलिए देखें वॉल्यूम नीचे है, ये आप जेहन में रखिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, अब ज़ाहिर है डेंसिटी की यूनिट होगी और वो होती है किलोग्राम क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर। अब ज़ाहिर है वहीं से बनती है क्योंकि मास केजी में होता है और वॉल्यूम नीचे है, तो वॉल्यूम की जो यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। मीटर के ऊपर 3 पावर लिखते हैं, लेकिन चूंकि नीचे है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर -3 हो जाएगी, किलोग्राम m पावर -3। कहता है एक और यूनिट भी है और वो है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। छोटी चीज़ों के लिए फिर ये वाला यूनिट यूज़ कर लिया जाएगा। सो कहता है एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट चीज़ों के सब्सटेंसेस के वो डेंसिटीज़ हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये हमें याद करना चाहिए। अच्छा, ये ऊपर उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कहता है पैकिंग फोम और पॉलीथीन हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी। अब वो इधर वो बर्फ़ सी निकलती है, बर्फ़ तो नहीं कहते, आम रूटीन में हम इसको बर्फ़ ही कह ले होते हैं, वो फोम टाइप होता है, ठीक है। वो उसके छोटे छोटे वो बने होते हैं, दाने से बने होते हैं, तो उसकी पूरी जो है एक पूरी स्लैब सी बनाई होती है उन्होंने। कभी फ्रिज लेके आए, नई फ्रिज लेके आए, नया टीवी लेके आए, तो उसकी जब वो पैकिंग करके देते हैं तो उसके इर्द गिर्द वो फोम लगा होता है, बच्चे खेलते हैं उसके साथ। तो वो कभी आप निकाल के देखें तो वो कितना हल्का होता है, ठीक है। तो हल्का इसलिए है कि उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। ये वो बात कर रहा है कि पैकिंग मटेरियल जो फोम्स होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है। अब ये जो टेबल 7.1 है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें देखें सब्सटेंस एयर दी हुई है, तो एयर की जो डेंसिटी है वो 1.3 है। अब जब भी डेंसिटी बतानी हो तो साथ ये बताते हैं कि कितने एरिया की क्या डेंसिटी है। अब ये देखें ऊपर दिखा हुआ है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी क्यूबिक मीटर का मतलब है लंबाई भी 1 मीटर लेनी है, चौड़ाई भी 1 मीटर लेनी है और ऊंचाई भी 1 मीटर लेनी है। तो एक एक मीटर का एक क्यूब बनाओ तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक मीटर। तो एक क्यूबिक मीटर के अंदर कितनी एयर जो आई हुई है उसकी जो वो डेंसिटी है वो कितनी है, वो 1.3 है। पेट्रोल की देखें 800 है, 800 है, 1.3 कहाँ पे, 800 कहाँ पे, पेट्रोल की ज़्यादा होगी। वाटर की 1000 है, यानी पेट्रोल की कम होती है, वाटर पानी की ज़्यादा होती है। कंक्रीट ज़ाहिर है जिससे हम वो लेंटर डालते हैं वो मिक्सचर करके चीज़ों का, वो 2400 है, बढ़ गया। एल्यूमिनियम उससे भी ज़्यादा है, 2700 है। स्टील उससे एकदम से 3 गुना और ज़्यादा है, 7800 है। लेड जो है ये 11400 है। गोल्ड सोना जो है उसकी देखें 19300 है और ऑस्मियम जो है 22600 है। अब यहाँ उसने आयरन की नहीं बताई हुई, आयरन का आप खुद सर्च करिएगा, नेट पे सर्च करके देखें कि आयरन की कितनी होगी, वो भी आप देख लीजिएगा, मे भी आगे कहीं आ भी जाए किसी सवाल के अंदर। तो इस तरह से ये हमें नंबर्स जो है ये याद करने हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ देखिए उसने कुछ फ़ायदा उसका बताया हुआ है कि ये जो डेंसिटी हम पढ़ रहे हैं इसका फ़ायदा हमें कहाँ पे होता है। द आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स टेक स्पेशल केयर ऑफ द डेंसिटी। जब भी आर्किटेक्ट्स वगैरह जो ब्रिजेस बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो कहते हैं जो उन्होंने मटेरियल इस्तेमाल करना है तो उस मटेरियल की डेंसिटी को बड़ा मद्देनज़र रखना पड़ता है, कितना वज़न डलना चाहिए, कितना नहीं डलना चाहिए, एंड सो ऑन। वो ध्यान में रखेंगे तो सही चीज़ बनेगी, ठीक है। ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल टू बी यूज्ड इन डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, सड़कें बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग बनाने में कहते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। द डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इज़ इसेंशियल, ये ज़रूरी होती है फॉर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, कि कितनी हमें स्ट्रेंथ चाहिए है इन फाउंडेशंस जो उसकी बुनियादों में बनाते हैं, एंड सपोर्टिंग पिलर्स और पिलर लगाते हैं,
क्योंकि पिलर्स मजबूत हो गए, बुनियादें मजबूत होंगी तो ऊपर से जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा मजबूत बनती है। अच्छा, साथ ही एक एग्जांपल है 6.1 और इजी है तो यहीं पे हम इसको समझ लेते हैं। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ द आयरन ब्लॉक। आयरन का एक ब्लॉक है, उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और जो उसकी ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो ये इस तरह से, अब ये क्यों उसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, क्योंकि यहाँ से हम उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द आयरन, आयरन की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इफ द मास ऑफ द ब्लॉक इज 94 ग्राम्स, तो मास भी दे दिया, तो मास है हमारे पास और वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे। तो जब मास और वॉल्यूम दोनों होंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारी डेंसिटी मिल जाएगी। सो देखें, सबसे पहले लेंथ उसने लिखी है, ब्रेड्थ लिखी है, थिकनेस लिखी है और मास भी। ज़ाहिर है जो डाटा दिया होता है पहले वो लिख लेना चाहिए और उसके बाद हमें पहले, ज़ाहिर नॉर्मली उसने यही पूछा हुआ कि डेंसिटी फाइंड करें, तो यहाँ तक आपने डाटा लिखा हुआ है। और मैंने पहले भी बताया होगा आपको कि जब अगर आपने सवाल बिल्कुल हल नहीं किया लेकिन जस्ट आपने उसका डाटा लिख दिया है तो उसका भी 1 नंबर आपको मिल जाता है उसका, ठीक है। ना भी हल करना आता हो, बस डाटा लिख दें। तो अब ज़ाहिर है डेंसिटी के लिए डेंसिटी का फार्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। अब इसमें अभी वॉल्यूम नहीं है तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखें, वॉल्यूम का उसने फार्मूला लगाया है, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस तीनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को ज़रूर दे देते हैं। सो 3 × 2 × 2, 3 2 बार 6, 6 2 बार 12, 12 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और सारे तीनों सेंटीमीटर है ना, तो 3 पावर हो जाएगी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इनकी वैल्यूज फार्मूले में लगाएं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम पे। तो मास 94 ग्राम ऊपर आ गया, नीचे 12 क्यूबिक सेंटीमीटर नीचे। और ये यूनिट ठीक है क्योंकि ऊपर ग्राम है तो नीचे क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर नीचे मीटर्स होता तो फिर ऊपर केजी बना लेते, लेकिन बहरहाल उसने आसान सवाल दिया है। तो 94 को जस्ट 12 पे डिवाइड कर देंगे, 7.8 जो आंसर आ जाएगा वो उसका ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी आ जाएगी। आगे उसने उसको कन्वर्ट भी किया हुआ है, कन्वर्जन यहाँ बतानी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन बहरहाल ये आप याद रख लें, 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डेंसिटी आती है आयरन की। अब जैसे उसने एग्जाम्पल में हमें डेंसिटी की मेजरमेंट करवाई है ना, तो रियलिटी में भी हमें इस तरह से मेजरमेंट करनी पड़ती है। कोई भी मटेरियल हमें दे दे और कहे जी इसकी डेंसिटी फाइंड करें, तो हमें ज़ाहिर है दोनों चीज़ें उसकी चाहिए, मास भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए। तो मास और वॉल्यूम पहले कैलकुलेट करेंगे तो डेंसिटी निकलेगी। तो वो तरीका उसने यहाँ बताया हुआ है कि मास कैसे कैलकुलेट करना है और वो उसकी जो वॉल्यूम है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखें, कह रहा है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। मास और वॉल्यूम से बनेगी वो। द मास कैन बी इजिली मेजर्ड बाय द फिजिकल बैलेंस। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि मास उसका वजन मैस लेना हो तो फिजिकल बैलेंस के ऊपर रख के आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में वो मौजूद है। वो तरकड़ी टाइप से होती है, तराजू होता है, इधर से इधर एक तरफ जो है वो वजन रखते हैं और दूसरी तरफ जो है एक्चुअल चीज़ रखते हैं और वो हम मेजर कर लेते हैं कि जी इतने ग्राम है, इतने किलोग्राम है एंड सो ऑन। तो फिजिकल बैलेंस से हम बड़े इजीली मास तो कैलकुलेट कर लेंगे। इफ़ द सब्सटेंस, अब वॉल्यूम की बारी आ गई। इफ़ द सब्सटेंस इज सॉलिड, कहता है अगर वो सॉलिड है, सही प्रॉपर जमी हुई चीज़ है एंड हैज़ द रेगुलर शेप, और शेप पे डिपेंड करता है क्योंकि जैसे अभी हमने क्यूब का वॉल्यूम निकाल लिया था, क्योंकि प्रॉपर क्यूब बनी हुई है तो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता है, तीनों को ज़रूर दें आ जाएगा। सफ़ियर गोला बना हुआ है तो गोले का भी फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, वो भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर प्रॉपर शेप है तो उसके फार्मूले लगा लेंगे, अगर नहीं शेप तो उसका भी तरीका है, आगे वो हम देख लेंगे। तो कहते हैं अगर तो वो सॉलिड है, उसकी प्रॉपर रेगुलर शेप है तो उसका वॉल्यूम कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग इट्स डायमेंशन, साइड एंड लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से हम पता चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, गोले की शक्ल में है तो फिर हमें उसको डायमीटर या रेडियस चाहिए। इट्स डायमीटर भी कैन बी मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर, छोटा सा अगर है तो ठीक है, उसको वर्नियर कैलिपर से यूज़ कर लेते हैं। एंड वॉल्यूम इज देयरफॉर कैलकुलेटेड, और फिर उसको वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। नोइंग मास और वॉल्यूम, जब हमें मास और वॉल्यूम दोनों का पता चल गया, द डेंसिटी कैन बी फाउंड आउट, फिर हम डेंसिटी निकाल लेंगे। इफ़ द सॉलिड हैज़ नॉट अ ज्योमेट्रिकल शेप, वही बात है कि उसकी प्रॉपर शक्ल नहीं है उसकी, इट्स वॉल्यूम इज डिटरमाइंड द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी वही है कि भाई आपके पास इरेगुलर शेप्ड है तो आप एक फनल के अंदर या किसी बीकर के अंदर पानी ले लें जिसके ऊपर जो है वो दर्जे बने हों। ये भी चैप्टर नंबर 1 में उसने तरीका हमें समझाया हुआ है, और उसके अंदर उस चीज़ को डाल दें। अब ज़ाहिर है पहले जो वॉल्यूम था उस पानी का जो आपने उस फनल में, बीकर में डाला हुआ है, और उसका लेवल हम चेक कर लेंगे किस लेवल तक है, क्योंकि दर्जे बने होंगे सेंटीमीटर्स वगैरह,
ठीक है, वो पहले से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उस चीज़ को उसमें डालेंगे तो डेफिनेटली जब पानी ऊपर आ जाएगा, जैसे प्यासा कौवा वो पेबल्स डालता है तो पानी ऊपर आ जाता है, तो वो चीज़ हम पानी में डाल देंगे, उससे क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर आएगा और जितना ऊपर आएगा उसको भी नोट कर लेंगे और पहले वाले में से और अब वाले नोटिंग में दोनों को माइनस करा लेंगे तो एक्चुअल पता चल जाएगा वो कितना है। तो वो उसने यहाँ नीचे एक्टिविटी बताई हुई है कि इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो उसमें हल होने वाला है तो फिर उसमें ना डालें, ठीक है। अगर पानी में वो चीज़ ऐसे हल हो जाती है और नज़र ही नहीं आएगी तो फ़ायदा क्या, वो चीज़ बाहर कैसे निकालेंगे। तो कहता है फिर कोई और ऐसा मटेरियल है जिसमें वो हल ना हो सकती हो, ठीक है, तो ज़रा बेहतर रहेगा। तो एक ये हो गया। तो यहाँ तक सारा हमारा था डेंसिटी का, कि डेंसिटी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या बन रही है, कहाँ कहाँ उसका यूजेज हो सकता है, किस तरह से उसकी मेजरमेंट हो सकती है, ये सारा प्रोसीजर इसके अंदर मौजूद था। अब सेकंड जो टॉपिक है हमारा आज का वो है प्रेशर। प्रेशर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी है। प्रेशर आपको पता है प्रेशर है, ठीक है ना। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। आपने किसी चीज़ पर दबाव डाला, ये इस हाथ पे, इस हाथ के ज़रिए से मैं प्रेशर डाल रहा हूँ। तो प्रेशर बेसिकली क्या होती है, वो फोर्स होती है। आप ताकत लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो प्रेशर को फाइंड करने के लिए पहले तो फोर्स का होना ज़रूरी है और दूसरा पॉइंट ये होना ज़रूरी है कि कितनी जगह पे वो फोर्स लग रही है, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये पूरे हाथ पे लग रही है या थोड़ी सारी इस उंगली के ऊपर पूरा हाथ लग रहा है, ठीक है। तो जिस एरिया पे फोर्स लग रही है वो एरिया भी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स भी और एरिया भी, इन दोनों चीज़ों से फिर प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। सो ये वो चीज़ यहाँ पे बताएगा। कहता है इफ़ अ वुडन रॉड हैज़ अ फ्लैट एंड, कहता है एक लकड़ी अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो उस लकड़ी को एज इट इज़ किसी जगह ज़मीन में ठोंकने की कोशिश आप करेंगे तो वो ठुकना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लकड़ी का अपना वो आगे से एरिया होगा, ठीक है, वो अंदर नहीं जाएगी ज़मीन में। लेकिन अगर आप उसको छुरी के साथ या किसी चीज़ के साथ उसकी नोक बना लेते हैं, तो नोक बनाने के बाद जब उसको ठोंकते हैं, ये गाँव साइड पे हम यही करते हैं, मैं तो नहीं करता लेकिन मेरा इर्द गिर्द देखता हूँ, क्योंकि गाँव में रह रहा हूँ तो ऐसे ही होता है कि वो भैंस वगैरह को या किसी जानवर को बांधना होता है तो इसको किल्ला कहते हैं, किल्ला ठोंकना। तो उसको जो है आगे से सुई की तरह बना लेते हैं, ठीक है, और उससे फिर वो बड़े आराम से आप ठोंकेंगे तो वो पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। अब देखें ना, जितने एरिया में वो फोर्स लगनी है वो एरिया कम हो गया तो वो इजीली अंदर चला गया। तो वो ये बात कर रहा है, इफ़ अ वुडन रॉड हैज़ अ फ्लैट एंड, फ्लैट है बिल्कुल, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पुश इट इनटू द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड में ज़मीन में उसको पुश करना मुश्किल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट हैज़ अ पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड मतलब वो एक सुई की तरह का आगे से हमने उसको बना लिया है, इट कैन बी इजीली पुश्ड इनटू द ग्राउंड, तो ज़मीन में वो इजीली जाएगी। इन द फर्स्ट केस, यानी कि जो शुरू वाला केस था, द अप्लाइड फोर्स इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, क्योंकि आगे से उसका जो मुंह है वो ऐसे करके बना हुआ है, तो इतने सारे पूरे एरिया के अंदर हमारी फोर्स जो है वो लग रही है। तो ये वो बात कर रहा है कि पूरे एरिया में फोर्स जो है वो लगेगी। वेयर एज इन द सेकंड केस, के दूसरे केस में द फोर्स इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल एरिया, कि वो जो उतनी ही फोर्स हम लगा रहे हैं लेकिन अब वो कितने एरिया में लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मैं ये नहीं सही बना पाया, ये ऐसे करके कुछ छोटा सा एरिया लेस, इतना नुक्ता से जो मैंने बनाया, तो इतने सारे एरिया में लग रही है, तो इतने एरिया में लगेगी तो फिर वो इजीली चले जाएगी। द फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉड, वही लकड़ी के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर, वो ज्यादा प्रेशर डालेगी इन द सेकंड केस, दूसरे केस में, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे केस में वो सुई बनाई हुई है हमने आगे से, देन इन द फर्स्ट केस। अब यहाँ पे प्रेशर की डेफिनेशन आएगी। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स, अब यहाँ से फिर वही बात, लिखना हमने सारा ही है लेकिन जो असल डेफिनेशन है वो यहाँ से आ रही है, द फोर्स यानी ताकत है, प्रेशर बेसिकली ताकत है। द फोर्स एक्सर्टेड, जो हम लगा रहे हैं नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पे, नॉर्मली का वर्ड का मतलब ये मतलब है कि 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स लगानी है। अब चीज़ ऐसे पड़ी हुई है और मैं बिल्कुल ऐसे लगाऊंगा फोर्स, तो फिर वो बनेगा ना प्रेशर, फिर वो नीचे को जाएगी, ठीक है। अब मैं बजाय नीचे को दबाने के मैं इधर को लगा देता हूँ, तो फिर वो चीज़ है तो आगे को चल पड़ना है, तो नीचे को तो जाएगी नहीं, तो प्रेशर क्या डेवलप होना है, ठीक है। तो प्रेशर का डेवलप होने के लिए 90 डिग्री के एंगल पे आपको फोर्स लगानी पड़ती है। द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया, यानी एरिया का कोई यूनिट होगा। यूनिट एरिया का मतलब ये होता है कि एरिया कितना है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मिलीमीटर में है, तो इसलिए उसको यूनिट के साथ कह रहा है कि कौन सी यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर वगैरह, ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली प्रेशर में एक तो हमने फोर्स का जिक्र करना है और दूसरा हमने एरिया का जिक्र करना है, और वहीं से देखें फार्मूला भी बनता है। इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली,
फोर्स को इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ से। ऑन द सरफेस ऑफ एरिया ए है, फोर्स एफ है। देन प्रेशर को हम अगर पी कह देते हैं तो फिर उसका फार्मूला बन जाता है पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, फोर्स ऊपर एरिया नीचे। और ये भी ये देखें डेंसिटी की तरह का फार्मूला है कि देखें फोर्स ऊपर है तो इसका मतलब जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतना ही प्रेशर भी ज़्यादा होगा। फोर्स का और प्रेशर का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक है, लेकिन ए चूँकि नीचे है तो इसके साथ रिवर्स ताल्लुक होगा कि जितना ज़्यादा एरिया होता जाएगा उतना प्रेशर जो है वो कम होता जाना है, क्योंकि उसके साथ इन्वर्स है। और अभी हमने यही देखा कि एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम पड़ जाएगा, वो एरिया सुई की तरह होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाना है, एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया और प्रेशर इनका आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। आप देखें एक एग्जांपल उसने यहाँ जो साइड पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक लड़के ने बैग बांधा हुआ अपने लटकाया हुआ गंदे के साथ, लेकिन देखें ये वाला जो केस है यहाँ पे उसकी जो स्ट्रिप है ना वो बहुत पतली है, लेकिन इस तरफ देखेंगे तो इसकी स्ट्रिप जो है वो मोटी है, ठीक है, मतलब ज़्यादा फैलाहट है। तो जाहिर है कि इधर देखें एरिया जो है वो ज़्यादा है, इधर एरिया कम है उसका। तो इधर वाला जो लड़का है इसको ज़्यादा फील आएगी, उसका कंधा थकेगा या कंधे में प्रेशर उसको ज़्यादा फील होना है, क्योंकि उतने एरिया में वो डिसकम्फर्टेबल हो जाएगा उसके लिए। लेकिन ये जो है ये ज़्यादा कंफर्टेबल है दूसरा, क्योंकि उसमें एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा जगह के ऊपर जो है वो उतनी फोर्स जो है वो स्प्रेड हो गई है, तो स्प्रेड होने से उसके लिए ईजीनेस हो जाएगा। तो अगर आपको ईजीनेस रखनी है तो आपको उसका एरिया बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है ना। अब यही देख समझ लेगा यहाँ अगर सिर्फ वो रस्सी टाइप वो चीज़ डाल लेता तो और ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो जानी थी, क्योंकि वज़न तो वही है लेकिन वो एरिया के कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा फील होता है हमें। तो एक ये उसने एग्जांपल दी हुई है, अब यही लिखा हुआ है नीचे वो मैंने आपको बता दिया। और एक ये देखें ये हील जो लड़कियां पहनती हैं, ये हील वाली जो एग्जांपल है ना ये तो 7-8 क्लास के अंदर भी मौजूद है। अब जो नई किताबें आई हैं ना उसके अंदर ये बच्चे छोटे बच्चे भी प्रेशर का टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं। तो हील में देखें, हील में क्या होता है कि ये देखें बिल्कुल छोटा सा एरिया होता है, और ये जो खवातीन जब जाती हैं और वो उनके जो हील है ना नरम ज़मीन के अंदर घुस जाती है, अंदर घुस जाती है, लेकिन उसी ज़मीन के ऊपर कोई आदमी चल रहा होगा जिसका सोल पूरा बड़ा होगा तो वो पाँव में नहीं, पाँव उसका नहीं घुसेगा, तो डेफिनेटली वो एरिया थोड़े होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा बन जाता है उसका। और ये जब एक और उसने एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी हुई है कि ये जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं वो शूज़ इस तरह का पहनते हैं कि उसके शूज़ के नीचे ना स्पाइक्स होते हैं छोटे छोटे, कभी आप शूज़ देखें ये इस तरह से करके। वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी हो। ग्रिप कैसे अच्छी होगी? क्योंकि देखें बिल्कुल फ्लैट जूती पहनेंगे ना तो फ्लैट जूती ना स्लिप करेगी, क्योंकि वो फ्लैट में सारी जगह के ऊपर एक जैसा प्रेशर डेवलप होगा। लेकिन जिसमें ये हुक्स ही बनी होती हैं, क्योंकि एक हुक नहीं है, एक हुक अगर लड़कियों वाली एक हुक हो तो वो तो बिल्कुल ही दस जाए हम अंदर, वो चलने में मसला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुक्स हम बना देते हैं शूज़ के नीचे, और उससे फ़ायदा ये होता है कि ये हुक्स अंदर घुसती हैं, ठीक है। वो एक उसकी जो मजबूती है ना पकड़, क्योंकि दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है, एक नहीं हुक बनानी, ज़्यादा सारी हुक्स बनानी है ताकि एक मुनासिब साइज़ की जो पकड़ है ना ज़मीन के साथ वो बने। ये जो क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं हमारे जब बॉलिंग कराते हैं तो वो देखें कभी उनके स्पाइक्स के नीचे ना मिट्टी जम जाती है, कभी वो शूज़ ऊपर करके मिट्टी निकाल रहे होते हैं उसके अंदर से, तो वो उन्होंने स्पाइक्स इसीलिए लगाए होते हैं कि ज़मीन अब दौड़ के जाना है, उन्होंने फोर्स लगानी है तो स्लिप ना हो जाए। तो स्लिप होने से बचने के लिए वो मुनासिब अंदाज में स्पाइक्स बना लेते हैं, और वो प्रेशर जो है वो क्योंकि वो दबता है ज़मीन के अंदर ना, और वो ग्रिप जो है वो मजबूत हो जाती है, वो स्लिप नहीं फिर करते। और अगर इसके बगैर करेंगे तो आप बार बार स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगानी होती है, हैवी कंपटीशन होता है। तो ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है फॉर योर इन्फॉर्मेशन के अंदर भी मैंने आपको समझा दी है, आप खुद इसको पढ़ के देख लीजिएगा, यही कुछ लिखा हुआ है। द एरिया ए ऑन विच द फोर्स एक्ट, यानी जिस एरिया पे फोर्स लग रही होती है, इज यूजली रेफर्स टू द कॉन्टैक्ट एरिया। ये आप समझ लें कॉन्टैक्ट एरिया की डेफिनेशन आ गई। कॉन्टैक्ट एरिया का मतलब वो एरिया जो फोर्स के साथ कॉन्टैक्ट आ रहा है, चीज़ के साथ कांटेक्ट कर रहा है, टच हो रहा है, जिसने टच होना है चीज़ के साथ। इक्वेशन 6.3 वही जो हमारी प्रेशर की इक्वेशन है, शोज दैट फॉर अ सर्टेन फोर्स, एक खास फोर्स अगर हम लगा रहे हों द प्रेशर कैन बी वेरी लार्ज, प्रेशर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है इफ़ द कॉन्टैक्ट एरिया इज़ स्मॉल, अगर एरिया कम हो। वो भी मैंने बताया आपको कि एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका दोनों का इन्वर्स ताल्लुक है, क्योंकि थोड़ी जगह है, इसलिए वो हमने कहा था कि वो पैग जो है वो ज़मीन के अंदर घुस जाएगी, किला जो है वो ठुक जाएगा उसके अंदर ज़मीन में। इन द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन मीटर -2। अब वही बात कि जो हमारी फोर्स है, देखें फोर्स ऊपर है तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट फिर वही मीटर स्क्वायर है। एरिया जब फाइंड करते हैं तो लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देते हैं, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर।
तो मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो m-2 पावर हो जाएगी। तो देखिए न्यूटन मीटर और मीटर के ऊपर -2 पावर एंड इज कॉल्ड, और इसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो पास्कल कह लें या न्यूटन मीटर कह लें, एक ही बात है। तो ये इसकी यूनिट और बाकी चीज़ें आ गई। अब ये बड़ी अच्छी उसने ना कुछ एग्जाम्पलें दी हुई हैं और ये पेपर में पूछ भी सकता है कि प्रेशर की एग्जाम्पल्स जो हैं वो दें। तो एक एग्जाम्पल तो उसने ये दी हुई है कि जी हम ये जब ज़ाहिर चॉपिंग करनी होती है, चॉपिंग बोर्ड बना हुआ है, तो इसके साथ कुछ छुरी तेज़ ले लेते हैं। जैसे ये इसने तो पूरा टकवा ही ले लिया हुआ है, ठीक है। टकवा तो हम वो करते हैं गोश्त वगैरह करने के लिए, तो छुरी से हम फिर यही करते हैं ना। छुरी का जो देखें ना आगे जो उसकी नो बनी होती है वो कितनी तेज़ होती है, शार्प होती है, बिल्कुल पतली सी। आप पीछे से प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर तो उस एरिया ने जाके टच होना है ना चीज़ के साथ, तो जिस चीज़ के साथ भी टच होना है उसने ईजिली उसको काट देना है, क्योंकि वो एरिया जिस जगह से वो टच हो रही है वो बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला है। वो हल्का सा टच होना है तो उसने घुस जाना है अंदर। तो फिर वही बात आ गई कि कांटेक्ट एरिया जितना कम हो जाएगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यही वो बात इसके अंदर पहले के अंदर मौजूद है। दूसरे के अंदर जो है वो थंब पिन की बात कर रहा है। थंब पिन भी हम यूज़ करते हैं, तो इसका भी जो देखें जहाँ से उसने कांटेक्ट होना है वो बहुत छोटा सा एरिया, तो इस पर हल्की सी भी फोर्स लगाने से ये अंदर घुस जाती है। तो ये भी हमारा एरिया का उस पर फोर्स के साथ प्रेशर का ताल्लुक आ गया। तो ये एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द एज ऑफ द ब्लेड ऑफ अ चॉपर, चॉपर का जो ब्लेड होता है उसका जो कोना होता है एज इज मेड वेरी शार्प, बहुत शार्प उसको बनाते हैं। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल, जब हम हैंडल पे फोर्स लगाएंगे चॉपर के, टू कट एन ऑब्जेक्ट, द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट, ज़ाहिर ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर पड़ेगा एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ड्यू टू इट्स स्मॉल एरिया, क्योंकि उसका एरिया बहुत छोटा है, बिकम्स वेरी हाई, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड द ऑब्जेक्ट इज ईजिली कट। देखिए वही बात मैंने आपको समझा दी। द टॉप ऑफ अ थंब पिन, थंब पिन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इज फ्लैट, क्योंकि वहाँ से हमने उसको दबाना होता है। अब वहाँ से भी कोना होगा तो वो अपने हमारे नाखून में घुस जाएगा, ठीक है। उसको फ्लैट बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो एंड है वो वेरी शार्प होता है। सो द कॉन्टैक्ट एरिया इज वेरी स्मॉल, अगेन कॉन्टैक्ट एरिया थोड़ा हो जाता है। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स एट द टॉप, जब टॉप पे फोर्स लगाएंगे, द प्रेशर एट द एंड ऑफ द पिन, पिन के एंड पे जो प्रेशर बनना है, सुई वाला जो हिस्सा है वहाँ पे प्रेशर बनेगा, इज सो हाई, वो इतना ज़्यादा होता है दैट इट पियर्स, ये मतलब घुस जाता है अंदर इनटू द वुडन बोर्ड, वुडन बोर्ड के अंदर ये घुस जाता है। और नंबर 3 कहता है व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, जब हम ज़मीन पे चलते हैं, वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट, ज़ाहिर है हम उस पर फोर्स लगाते हैं, जितनी हमारी वजन है हमारा उतनी ही हम फोर्स लगाते हैं ज़मीन पे। व्हेन द ग्राउंड इज़ फ्लैट, अगर ग्राउंड बिल्कुल सीधी है, दिस रिएक्शन फोर्स इज स्प्रेड ओवर द होल एरिया, तो जितना हमारा शूज़ ज़मीन पर टच हो रहा है सारे एरिए में वो फोर्स जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे पाँव को वो उसका कोई प्रेशर फील नहीं होगा इतना ज़्यादा, क्योंकि सारी जगह पे प्रेशर चला गया ना, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। जब कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाना है, तो हमें कंफर्टेबल ही रहेगा, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं बनेगा, ये वो बात कर रहा है। लेकिन कहते हैं जब आप खुद चलें उस पे ऊपर, पत्थरों के ऊपर चलें, पेबल्स के ऊपर चलें, ठीक है, बंटों के ऊपर, या छोटे छोटे जो क्या उसको कहते हैं, गीटे होते हैं गीटे होते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर आप चलें तो आप नंगे पाँव चलेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा, इवन कोई चप्पल भी पहनी हो, क्योंकि आप देखें अब आपका पाँव जो लग रहा है तो नीचे आपके पास फ्लैट सरफेस नहीं है, ठीक है, वो गीटे से हैं, पेबल्स हैं, तो वो पेबल्स जो है वो थोड़ा थोड़ा एरिया आपके ज़मीन पाँव के साथ टच हो रहा है, तो कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा, कम होने से प्रेशर ज़्यादा फील होगा। अब जब प्रेशर ज़्यादा फील होना है तो पाँव के लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए वो घुसेगा, पाँव के अंदर घुसेगा, पाँव को जो है वो ख़राब करेगा। तो ये वो बात नंबर 3 के अंदर कह रहा है। और नंबर 4 में कहता है हैवी एनिमल्स, अब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कहते हैं जो वो एनिमल्स जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि एलिफेंट है, हाथी हैं, हैव थिक लेग्स, तो उनकी जो लेग्स हैं वो मोटी होती हैं। अब देखें मोटी टांगें हैं उनकी, और जो पाँव है उनका जो ज़मीन के साथ टच होना है वो कितना ज़्यादा एरिया होता है, क्योंकि ज़्यादा एरिया की उसको ज़रूरत है, क्योंकि उसकी फोर्स ऊपर से बहुत ज़्यादा, वज़न बहुत ज़्यादा है उसका। तो वज़न ज़्यादा होने से अगर वो आगे से लेग्स, आम छोटी लेग्स होती हैं उसकी, जैसे हमारी है या दूसरे जानवरों की है, तो वो तो उसकी हड्डियाँ टूट जानी है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाना है। तो इसलिए वो ज़्यादा एरिया कॉन्टैक्ट एरिया हो जाता है, जिसकी वजह से वो ईजिली चल लेता है। तो ये नंबर 4 में आ जाता है। तो आई थिंक इतना इनफ है। अब अगला टॉपिक जो है प्रेशर इन लिक्विड्स, ये हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।